सोचिए, आपके हाथ में 500 रुपये का एक नोट है। उसकी छपाई, कागज और स्याही की वास्तविक लागत शायद 500 रुपये से बहुत कम है। फिर भी आप उस कागज के टुकड़े के बदले खाना खरीद सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन सवाल है, आखिर एक साधारण कागज को दुनिया ने पैसा माना कैसे? और कागज की मुद्रा की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? इस कहानी का जवाब हमें ले जाता है 1000 साल से भी ज्यादा पीछे, प्राचीन चीन में। आज हम पैसों को इतना सामान्य समझते हैं कि यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि एक समय ऐसा था जब नोट, सिक्के या बैंक नहीं होते थे। उस समय होता था वस्तु विनिमय, यानी बार्टर सिस्टम। अगर किसी किसान के पास गेहूं था और उसे कपड़े चाहिए थे, तो उसे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता था जिसके पास कपड़े हों और जो बदले में गेहूं लेना चाहता हो। समस्या यह थी कि हर बार दोनों लोगों की जरूरतें एक दूसरे से मेल नहीं खाती थीं। इसलिए अलग अलग सभ्यताओं ने कुछ चीजों को मूल्य देना शुरू किया, कहीं नमक, कहीं पशु, कहीं सीपियां, और धीरे धीरे धातु के सिक्के। सिक्कों ने व्यापार को बहुत आसान बना दिया। लेकिन यहां भी एक बड़ी समस्या थी। अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो सैकड़ों या हजारों धातु के सिक्के साथ लेकर चलना बेहद मुश्किल था। और इसी समस्या ने एक ऐसे विचार को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया के आर्थिक इतिहास को बदल दिया। प्राचीन चीन में व्यापार काफी विकसित हो चुका था। व्यापारियों को बड़ी मात्रा में सिक्के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पड़ते थे। कुछ क्षेत्रों में सिक्के इतने भारी होते थे कि उन्हें ले जाना बेहद असुविधाजनक था। इसलिए व्यापारियों ने एक सरल उपाय निकाला। वे अपने सिक्के किसी सुरक्षित स्थान पर जमा कर देते थे और बदले में उन्हें एक कागजी रसीद मिलती थी। अब कल्पना कीजिए, आपके पास 1000 सिक्के हैं। आप उन सिक्कों को अपने साथ ले जाने के बजाय किसी सुरक्षित स्थान पर जमा कर देते हैं और आपके पास सबूत के तौर पर एक कागज है। अब अगर कोई व्यापारी उस कागज को स्वीकार कर ले, तो आपको अपने हजारों सिक्के साथ लेकर घूमने की जरूरत ही नहीं। इसी तरह के दस्तावेजों को चीन में बाद में फ्लाइंग मनी, यानी उड़ता हुआ पैसा कहा गया। हालांकि यह आज के नोट जैसा नहीं था। यह मूल रूप से एक वादा था कि आपका पैसा कहीं सुरक्षित रखा हुआ है। अब कहानी में आता है सबसे महत्वपूर्ण मोड़। 11वीं सदी में चीन के सोंग राजवंश के समय कागजी मुद्रा ने एक बड़ा बदलाव देखा। सिचुआन क्षेत्र में भारी लोहे के सिक्कों का इस्तेमाल होता था, इतने भारी कि व्यापारी और धनवान लोग अपने सिक्के सुरक्षित स्थानों पर जमा करने लगे। लगभग 1023 ईस्वी में चीनी सरकार ने जमा किए गए धन के बदले कागजी प्रमाण पत्र जारी करना शुरू किया। अब कागज केवल एक रसीद नहीं था, वह लेन देन में इस्तेमाल होने लगा। धीरे धीरे सरकार ने कागजी मुद्रा को जारी करने और नियंत्रित करने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। और लगभग 12वीं सदी तक चीन में सरकारी समर्थन वाली कागजी मुद्रा उस रूप में विकसित होने लगी जो आज के बैंक नोट से काफी मिलती जुलती थी। यानी सिक्के एक जगह सुरक्षित रहते थे और कागज उनके मूल्य का प्रतिनिधित्व करता था। अचानक पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान हो गया। अब जरा कल्पना कीजिए, 13वीं सदी का यूरोप। उस समय यूरोप में ज्यादातर लोग धातु के सिक्कों और कीमती धातुओं से बने पैसे के आदी थे। और फिर एक वेनिस का यात्री चीन पहुंचता है। उसका नाम था मार्को पोलो। चीन में उसने कुछ ऐसा देखा जो उस समय यूरोप के लोगों के लिए लगभग अविश्वसनीय था। सरकार द्वारा जारी किया गया कागजी पैसा। मार्को पोलो ने अपने यात्रा विवरणों में चीन की कागजी मुद्रा का वर्णन किया। इन नोटों को अधिकारियों की मुहरों और प्रमाणों से वैध बनाया जाता था। यानी सरकार मूल रूप से कह रही थी, ये कागज मूल्यवान है क्योंकि हम इसके मूल्य की गारंटी देते हैं। और यही कागजी मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आज भी जब आप 500 रुपये का नोट स्वीकार करते हैं, तो आप वास्तव में सिर्फ कागज को स्वीकार नहीं कर रहे होते, आप विश्वास स्वीकार कर रहे होते हैं। विश्वास कि अगला व्यक्ति भी इस नोट को स्वीकार करेगा। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है।
कागजी मुद्रा सुविधाजनक थी, लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा भी था। क्यों? क्योंकि इसे बनाया जा सकता था। अगर सरकार जरूरत से ज्यादा मुद्रा जारी कर दे तो बाजार में पैसों की मात्रा बहुत बढ़ सकती है, और अगर सामान और सेवाओं की मात्रा उसी गति से न बढ़े तो पैसे की क्रय शक्ति कम होने लगती है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं महंगाई यानी इन्फ्लेशन। चीन में भी कागजी मुद्रा को नकली नोटों और अत्यधिक मुद्रा जारी किए जाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ समय में जरूरत से ज्यादा मुद्रा जारी होने के कारण उसकी कीमत तेजी से गिर गई, और कुछ परिस्थितियों में कागजी पैसा लगभग बेकार तक हो गया। यानी जिस आविष्कार ने व्यापार को आसान बनाया था, उसी का गलत इस्तेमाल अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी समस्या भी बन सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल, आज 500 रुपये के नोट की कीमत क्यों है? क्या इसलिए कि उस कागज के अंदर 500 रुपये का सोना लगा हुआ है? नहीं, आज की अधिकांश आधुनिक मुद्राएं फिएट मनी कहलाती हैं। इसका मतलब है कि उनकी कीमत किसी निश्चित मात्रा में सोने या चांदी से तय नहीं होती। उनकी वैल्यू मुख्य रूप से सरकार, कानून, आर्थिक व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण लोगों के विश्वास से आती है। आप 500 रुपये इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगला व्यक्ति भी इसे स्वीकार करेगा, और अगला व्यक्ति इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि उसे भरोसा है कि कोई और भी इसे स्वीकार करेगा। यानी पैसा काम करता है क्योंकि समाज मानता है कि वह काम करता है। तो अगली बार जब आप अपने बटुए से कोई नोट निकालें तो सिर्फ यह मत सोचिए कि यह 500 रुपये हैं। सोचिए, ये एक विचार है, एक ऐसा विचार जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ। वस्तु विनिमय से सिक्के आए, सिक्कों से जमा करने की रसीदें आईं, रसीदों से कागजी मुद्रा विकसित हुई, और फिर हम आधुनिक बैंकिंग और डिजिटल पैसे तक पहुंच गए। और सबसे दिलचस्प बात, आज हम जिस पैसे को कभी कागज पर और आज सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कुछ अंकों के रूप में देखते हैं, उसकी कहानी कभी भारी भरकम सिक्कों से शुरू हुई थी, और फिर एक साधारण कागज के टुकड़े ने दुनिया के व्यापार का तरीका बदल दिया। तो अगली बार अगर कोई आपसे पूछे, इस कागज की कीमत आखिर क्या है, आप कह सकते हैं, कागज की नहीं, उसके पीछे के विश्वास की कीमत है। अगर आपको इतिहास की ऐसी अनसुनी और दिलचस्प कहानियां हो पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और डॉक्टर बिचिन लाइन्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी-कभी सबसे साधारण चीज़ों के पीछे सबसे असाधारण कहानियां छिपी होती हैं।